Hi, we all, certain times in our lives, find ourselves broken. True strength is found in picking up the pieces. Get up. Today is 23rd of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। स्वांग जो फेमस फोक डांस है ये प्राइमरली राजस्थान और हरियाणा एरिया में है, कुछ पार्ट ऑफ मालवा में भी है मध्य प्रदेश। विच कंपनी, द नेम ऑफ कंपनी इज सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको आरबीआई ने इन प्रिंसिपल नोट दिया है टू टेक ओवर पीएमसी बैंक। वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे का थीम था द बेस्ट रेमेडी फॉर अ शॉर्ट टेम्पर इज अ लॉन्ग वॉक। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से कमर्शियल राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश होना चालू हो गया था। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का मतलब है ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, देयर कुड बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये कोर थ्योरी और फिलॉसफी है जैनिज्म का। पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, विच कंट्री रीजन इज लोकेटेड द बुद्धिस्ट सोमपुरा महाविहार, ये कहाँ पर, किस कंट्री या रीजन पे लोकेटेड है। Which Mughal emperors was known as Firdaus Manjil? Chauri Chaura incident paved the way for end of which freedom struggle movement? काकिन हिल्स है, ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर नेबर? विच ग्रीक एम्बेसडर सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ विष्णु, हु इज नोन एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है टॉर्चुअस, मतलब समथिंग एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हम उत्तरांचल हिमालय जाते हैं तो रोड्स जो होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब रियलिस्टिक है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। कल्मिनेट होना, कल्मिनेट होना मतलब एक क्लाइमैक्स आ गया है, बहुत टाइम से एक इवेंट चल रही थी, उसका अभी कल्मिनेटेड इनटू समथिंग, रीच अ क्लाइमैक्स। बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइड होना, टू ब्रांचेस, टू पार्ट्स। और मैनूवर मतलब होता है जैसे फॉरेन डिप्लोमेसी में मैनिपुलेट टू अचीव एन एंड और प्लानिंग फॉर समथिंग। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, कोविड-19 की अपडेट लेंगे। दिस इज रेयर पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग मानस नेशनल पार्क। देन दिस इज कार्नेटिक म्यूजिक। आज हम समझते हैं कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के बीच में डिफरेंसेस, एंड दीज आर सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज अ वेलकम स्पाइक, वैक्सीनेशन पॉलिसी, पॉलिसी creep of e-commerce rules, consumer protection, then countering a political act that has a legal carp. This is about section 124A of IPC 1870. दिस इज अबाउट चिल्ड्रन को एंगेज कैसे रखें, ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए भी। डीपनिंग डिस्ट्रेस इकोनॉमी। दिस इज अफगान वायलेंस, थिएटर कमांड, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, आंगनवाड़ी मिड डे मील, हाउस पैनल ऑन माल न्यूट्रिशन। दिस इज एनएचआरसी वेरिएंट डेल्टा प्लस वेरिएंट एक नया आ गया। दिस इज अबाउट यूएस शेयर, कोवैक्सिन, कोवैक्स अलायंस, क्रिप्टो करेंसी एंड चाइना। दिस इज अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ ही दिन पहले देखा था, आज इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आया है, एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है, टू प्रिंट कैश और नोट। देन दिस इज नौसेना, भारतीय नौसेना की ये अलग अलग रैंकिंग है। Then this is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे काम की है वो है दिल्ली के 56% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। एंटीबॉडीज मिली मतलब या तो वैक्सीनेशन रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो वायरस के कांटेक्ट में आए और फिर रिकवर हो गए तो बॉडी में एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी होने का मतलब है वो एक काइंड ऑफ कुछ हद तक इम्यून है कोविड-19 के ऑनस्लॉट से। सो दिस इज गुड, जितने ज़्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी होगी उतने ही जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव करेंगे। सो दिस इज अ गुड थिंग, वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड। अब ये फ्रंट पेज है, इसमें और कुछ हमारे काम का है नहीं। नेक्स्ट पेज आते हैं। दिस इज डे आफ्टर गोडाउन फायर, सी इंडस्ट्रियल डिजास्टर, एस्पेशली फायर, फायर फाइटिंग, हैजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट करने से कैसे रोका जाए,
इंडस्ट्रियल प्लानिंग, सेफ्टी मेजर्स, मॉक ड्रिल्स, एनडीएमए की गाइडलाइंस, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल फायर. देन इसके बाद रिहैबिलिटेशन या कंपनसेशन कैसे देना है, फिर मेजर्स, फ्यूचर मेजर्स कैसे करें, बिकॉज जो शहर है हमारे वो ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है. कई बार देखा जाता है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है उसी के पास में एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री भी बनी हुई है, तो इससे रेसिडेंशियल एरिया में भी इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हो सकते हैं. दिस इज द थिंग. अब नेक्स्ट है, कोविड के लिए इतनी एंटीबॉडीज जनरेट हो गई है, विच इज गुड थिंग. सेरो सर्वे. टीचर्स शुड हेल्प ट्रांजिशनिंग स्टूडेंट्स इंटरनेट वर्ल्ड. देन दिस इज 8 रेयर पिग्मी हॉग्स रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क. ये काम की न्यूज़ है. ये पिग्मी हॉग्स हैं, ये बड़े रेयर हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं, मिनिएचर साइज है. पिग्मी हॉग्स हैं, रेयर पिग्मी हॉग्स हैं मानस नेशनल पार्क में. तो यहाँ पे 8-12 कैप्टिव ब्रेड थे पिग्मी हॉग, मतलब वाइल्ड में नहीं, वो कैप्टिव दिस ब्रेड में जूस वगैरह में हुए इन इन कंजर्वेशन एफर्ट्स के थ्रू. तो ये कैप्टिव है, कैप्टिव ब्रेड इन पिग्मी हॉग है. ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग होता है. मानस नेशनल पार्क में अभी इसको यहाँ पे दिस वाइल्ड में छोड़ा गया. पिग्मी जो हॉग होता है ना, ये हमारे शेड्यूल 1 स्पीशीज में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 में शेड्यूल 1 में होता है. मतलब जितना कंजर्वेशन टाइगर को जितना प्रोटेक्शन मिला है ना, लीगल प्रोटेक्शन, सेम उतना का उतना प्रोटेक्शन पिग्मी हॉग को भी मिला है. प्रीलिम्स का सवाल है कि जो दो स्पीशीज हैं दोनों शेड्यूल 1 में है, तो दोनों को सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मिलेगा. 2017 का क्वेश्चन है ये. अब सी, पिग्मी जो है ये एक नेटिव है, अलुवियल ग्रासलैंड में मिलता है, असम, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, एलिवेशन करीब 300 मीटर हाइट पे. आज इसकी पॉपुलेशन केवल असम इंडिया में, पॉसिबली सदर्न भूटान में भी थोड़े बहुत मिलते हैं. तो ये अब लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स केवल बचे हुए हैं. तो IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है. लेटेस्ट अभी मैंने देखा इसे विकी में, IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड लिखा है. पहले कभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी था. IUCN रेड लिस्ट में अभी की डेट में एंडेंजर्ड है. सो आज का पहला सवाल है. अब सी, हमने जोन्स देखे थे, जैसे वेस्टर्न घाट है, ये एक हॉटस्पॉट है. ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फौना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ के सारे सेंचुरीज, सारे नेशनल पार्क, सारे बायोस्फीयर्स, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो द पॉइंट इज, ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट का हमें पॉलिटिकल मैप भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और जोग्राफिकल मैप भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से पासेस हैं, कौन सी रिवर्स है, और यहाँ ट्राइब्स क्या हैं, ट्राइब्स का एरिया क्या है, देन वाइल्ड एनिमल्स, और क्या उससे रिलेटेड इकोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे. दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और फेवरेट है ये हर एग्जामिनेशन का. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा पेड़ पौधे, फौना एनिमल ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. जैसे काजीरंगा है, यहाँ पे एलिफेंट भी है, राइनोसोरस भी है, टाइगर भी है, वाइड डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है एंटायर नॉर्थ ईस्ट का. तो नॉर्थ ईस्ट पे हमें वहाँ के फ्लोरा और फौना को फोकस में रख के आप यहाँ का एक नोट प्रिपेयर करो और एनलिस्ट करो. यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क है ना एंटायर नॉर्थ ईस्ट के, एक लिस्ट बनाओ, ज़्यादा नहीं है, सारे नेशनल पार्क और बायोस्फीयर्स के नाम याद रखिए. ये काफ़ी हेल्प आएगा आपको, इंपॉर्टेंट है मैपिंग में. आपके पास एटलस भी है, एटलस ओपन करिए और उसमें ये सारी एंट्रीज भी कर दीजिएगा, नेशनल पार्क की, बायोस्फीयर की. दिस विल हेल्प यू अलॉट. तो आज का बड़ा क्वेश्चन है कि हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट का ज्योग्राफिकल जो है मैप अच्छे से पढ़ना है. प्रिपेयर अ नोट ऑन फ्लोरा एंड फौना. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट फ्लोरा एंड फौना. तो ये पिग्मी हॉग्स का कैप्टिविटी में ब्रेड किया, अभी मानस नेशनल पार्क में इनको रिलीज किया गया. एफर्ट्स हैं कि इनको नेचुरली वाइल्ड में हम प्रमोट करें, ग्रूम करें. ये कार्नेटिक म्यूजिक लॉसेस डॉयन पोन्नामल, आप पद्मश्री अवार्ड भी थे और कार्नेटिक म्यूजिक में आपका बहुत बड़ा नाम है, कार्नेटिक म्यूजिक. अब सी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं. आर्ट एंड कल्चर में CCRT वेबसाइट इज़ रियली गुड. उसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह, उसमें बड़े अच्छे से सेक्शंस दिया है. जब भी आपको टाइम मिले आप ऐसा देखते रहा करो, इससे चीज़ें ना याद रहती है, मेमोरी में रहती है. अब कार्नेटिक म्यूजिक, तो म्यूजिक दो टाइप के इंडिया में चलते हैं. एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक, हम क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, और दूसरा है कार्नेटिक म्यूजिक. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक प्राइमरली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है,
कार्नेटिक म्यूजिक यहाँ साउथ में, कार्नेटिक यहाँ पे ज़्यादा है। अब नॉर्थ में हिंदुस्तानी म्यूजिक है, तो इसमें आउटसाइड का भी इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर इवॉल्व हुआ है। दिस इज एन अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी डिफरेंट जॉनर। कार्नेटिक म्यूजिक है, ये प्राइमरली साउथ में ही रहा, तो ये ज़्यादा यहाँ पे एनक्लोज्ड और प्योर फॉर्म बोला जाता है। तो दिस इज कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी। इसके बीच में आप डिफरेंस भी अभी बताना। बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे या वॉइस पे किस पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, या फिर इम्प्रोवाइज करने की यहाँ पे स्कोप होता है या नहीं होता है। तो दिस इज हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, बोथ आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल मेलोडियस। अब जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले कार्नेटिक के देखते हैं। तो ये जैसे नाद स्वरम है, ये थाविल है, ये क्या है, वीणा है, ये है खंजिरा, ये श्रुति बॉक्स, दिस इज मोरसिंग, ये तंबूरा है, फ्लूट है, ये मृदंगम है, ये सिम्बल्स है, ये वायलिन है, ये हारमोनियम है, और ये घटम है। तो व्हाट आर दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनका भी कैटेगराइज हम कर सकते हैं कि तार वाले हैं, स्ट्रिंग्ड हैं, या फिर हवा फ्लूट टाइप जो हैं, विंड से जो प्ले हो रहे हैं, या फिर परकशन टाइप हैं, या फिर मेटल ऐसा कुछ है। ऐसे करके इनका भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में कैसा होता है, जैसे सितार होता है, तो यहाँ जैसे वीणा थी, यहाँ सितार है, यहाँ पखावज है, ये एक दिलरुबा होता है, ये तबला होता है। तबला का इन्वेंशन किसने किया, आंसर तबला। तबला किसने डिजाइन किया, तबला। ये संतूर है, ये शहनाई, एक बहुत बड़े शहनाई वादक है हमारे, काफी पॉपुलर है। दिल्ली दूरदर्शन का जो थीम म्यूजिक था वो उन्होंने बनाया था, उनका नाम बताइए, शहनाई। देन दिस इज सारंगी, ये सरोद है, बांसुरी है, हारमोनियम है, ये तानपुरा है, ये स्वर्ण मंडल है। तो व्हाट आर दीज आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इधर वाले कार्नेटिक और ये है हिंदुस्तानी। तो दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, प्रिपेयर अ नोट ऑन कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। कुछ कुछ बातें कार्नेटिक की बताइए, कुछ हिंदुस्तानी की बताइए, दोनों में थोड़े डिफरेंसेस बताइए एंड प्रिपेयर दिस नोट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट नेक्स्ट पेज, अ वेलकम स्पाइक। अब इसमें रेगुलर टॉक्स है कोविड-19 के। 21 जून जो था उसमें वैक्सीनेशन पॉलिसी चेंज हुआ, तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगा 21 ऑफ जून को, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब जो थ्रेट है थर्ड वेव का, नए वेरिएंट का, तो ज़रूरी है स्पीड हो, कंप्लीट इनोक्यूलेशन प्रायोरिटी से हो। बेनिफिट जो होगा मास वैक्सीनेशन का वुड बी डिसर्नेबल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन। वैक्सीन होता है ना, तो कोविड आपको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाता, अगर होता भी है तो रिड्यूस होता है हॉस्पिटलाइजेशन, मोर्टेलिटी कम होती है। लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो इनोक्यूलेट करना ज़रूरी है। थ्रेट है थर्ड वेव का, न्यू फॉर्म ऑफ डेल्टा वेरिएंट भी है, तो ज़रूरी है स्पीडी कंप्लीट इनोक्यूलेशन करें। सबको वैक्सीनेशन यहाँ पे जल्द से जल्द लगाना है, सारे 18+ को गेट वैक्सीनेशन। और इसमें कोई इफ कोई बट नहीं, कोई किसी भी टाइप का रूमर मॉन्गरिंग नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोवैक्सीन का अननेसेसरी नॉनसेंस चल गया था, अभी कल इसका थर्ड फेज का रिपोर्ट भी आ गया, 78% समथिंग इसकी एफिकेसी है, विच इज़ वंडरफुल। सो द पॉइंट इज अननेसेसरी इन सब चीज़ों पे हमें ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना हमें इस जो ये क्राइम है कि इस टाइप के रूमर मॉन्गरिंग करना, इसका हमें पार्टिसिपेंट भी नहीं बनना है। ओके, सो दिस इज गुड, वैक्सीनेशन करें। थर्ड वेव है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए जो सेकेंड वेव में हुआ, दिस शुड नॉट बी रिपीटेड। अ वेलकम स्पाइक। दिस इज पॉलिसी क्रीप, ओवर रेगुलेशन रिस्क रिटार्डिंग ग्रोथ। सी, रेगुलेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक माइनर आप उनको एक डायरेक्शन दे दो। रेगुलेशन, इसी को बोला जाता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। जो ओवर रेगुलेशन होता है ना, उससे क्या होता है, फिर ग्रोथ स्लो हो जाती है, रिटार्डिंग ग्रोथ होती है, कि आप पेपर वर्क, रेगुलेशन, नॉर्म्स, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने में ही सारी एनर्जी लग रही है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो होगा नहीं, तो इससे रिटार्ड होती है ग्रोथ। बट थोड़ा बहुत रेगुलेशन भी ज़रूरी है। अगर कंप्लीटली अनरेगुलेटेड लेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है कंज्यूमर्स का। ओवर रेगुलेशन रिस्क रिटार्डिंग ग्रोथ, जॉब क्रिएशन इन द कॉमर्स सेक्टर। तो इन दी एंड हर जगह जो बात होती है ना वो सेटल हो जाती है इस गोल्डन मीन पे। गोल्डन मीन मतलब बैलेंस बना के चले, इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाए, इस एक्सट्रीम पे भी नहीं जाए, एकदम बैलेंस्ड जो पर्सनैलिटी होती है, बैलेंस्ड अप्रोच होती है, ये लाइफ में बड़ा ठीक रहता है। तो कॉमर्स में भी हमें बैलेंस्ड रेगुलेशन रखना चाहिए। अब इसका बैकड्रॉप ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल आया था 2020,
बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें बेसिकली 3-4 बड़ी बातें बोली गई। आइडिया तो यही था कि जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर है उसको सेफ गार्ड करे, वरना कितने सारे फ्रॉड होते हैं इंटरनेट पे। बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, बट वो जब डिलीवर होता है तो वो कुछ और ही निकलता है। तो ये फ्रॉड्स है। प्रोटेक्ट करें इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एनकरेज करें फ्री एंड फेयर कंपटीशन भी मार्केट में। तो कुछ बड़ी बातें क्या थी इसमें कि एक तो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर हो, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ये सारी कॉमर्स की जो कंपनी है, व्यापार जो कर रही है इंटरनेट के थ्रू, उनको ये फॉलो करना था। 24/7 कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाए। इनकॉर्पोरेट करें फिल्टर मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई करें गुड्स सोर्स क्या है। जैसे कई बार चाइनीज गुड्स होते हैं, वो जाते हैं सिंगापुर और सिंगापुर से फिर वो इंडिया की तरफ रूट हो जाते हैं। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, तो वो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। दिस ट्रेड का जो टैक्स वगैरह देना है उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज से सिंगापुर से हमारा कोई अग्रीमेंट है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी बच गया या समथिंग लाइक दैट। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन हमें पता लगाना जरूरी है। सजेस्ट करें अल्टरनेटिव, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले डोमेस्टिक गुड्स को भी। नॉन डिलीवरी जो है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें भी लायबिलिटी सेट हो कि आपने प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ हम डिलीवर करेंगे, तो वो लायबिलिटी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो। सेल्स जो होती है वो कई बार प्रेडेटरी होती है। जैसे ये कुछ फेस्टिव डिस्काउंट देंगे, इनके डिस्काउंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिर कार्ड ऑफर आ जाएगा, सम एक्सचेंज अदर थिंग। तो ये प्रेडेटरी है। जो ऑफलाइन स्टोर है वो इनसे कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, और इनके पास बिकॉज बिग पॉकेट्स है, डीप पॉकेट्स है। तो प्रेडेटरी में एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले तो ये एक फंडिंग लेते हैं से मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर्स की फंडिंग आ गई। अब इनके पास खूब सारा पैसा है ऐसे फेंकने के लिए। तो ये सालों सालों तक ना लॉस में चलेंगे एंड दे आर नॉट केयरिंग अबाउट दैट, दे आर ओके विद दैट। बट जो एक ऑर्डिनरी ऑफलाइन रिटेलर है वो सालों तक लॉस में तो चल नहीं सकता। उसका 1 महीने प्रॉफिट नहीं आएगा, उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये इस तरीके से, बिकॉज इनकी डीप पॉकेट्स है तो ये सालों तक लॉस में चल सकते हैं। तो ये 3-4 साल तक लॉस में चलेंगे। उसके बाद 3-4 साल में जब इन्होंने पूरा कंपटीशन ही हटा दिया, कंपटीशन बचा ही नहीं, उसके बाद फिर ये अपना मॉडल ग्रो करते हैं और अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव हुआ, ये प्रेडेटरी पॉलिसीज हुई। इसी बात पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी प्रोब करना चाहता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर फंडिंग, मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये इतने डीप डिस्काउंट्स कैसे दे पाते हैं। 50-50% ऑफ चल रहा है, जो ऑफलाइन रिटेलर है वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाता। तो वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पे अभी सीसीआई प्रोब भी चल रहा है। ई कॉमर्स जो है वो टॉप करता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंप्लेंट ये बड़े बड़े प्रोमिसेस, अपने वादे करते हैं कि आपको ये सर्विस देंगे, इतने में देंगे, बट जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वो फिर मैच नहीं करता। तो दिस इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो ई कॉमर्स में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कंप्लेंट चार्ट में भी कंप्लेंट्स आती है। तो द पॉइंट इज, ओवर रेगुलेशन तो हमें नहीं करना चाहिए, वरना उससे क्या होगा, ग्रोथ स्टॉल हो जाएगी, एफडीआई कम हो जाएगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। इन कंपनीज का फायदा भी है, ये इतना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है। द पॉइंट इज वी नीड टू फॉलो अ मिडिल वे, जॉब क्रिएशन भी बना रहे और कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो भी सेफ गार्ड हो जाए। काउंटरिंग अ पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज अ लीगल घाव। अब सी, यहाँ जो बात है ना वो है सेडिशन की। इस टॉपिक को पिछले कुछ दिनों में हमने काफी पढ़ा है। सेडिशन जो है वो एक हद तक ज़रूरी भी है। अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो सेडिशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का रॉन्ग यूज़ हो रहा है, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशन कंट्री की डीस्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं, तो सेडिशन इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर सेडिशन यूज़ हो रहा है पॉलिटिकल गोल्स करने के लिए, तब ये सेडिशन जो है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऑफन solely based on word usage, people need to have a political and legal defense। ये सेक्शन 124 होता है आईपीसी का। आईपीसी जो 1870 में आया था, सी कितना पुराना है। और ये लाए कौन थे, ब्रिटिश थे। तो दिस इज एन आर्काइक लॉ। 1922 में गांधी जी पे सेडिशन चार्ज लगे थे, और गांधी जी ने ये कहा था कि परहैप्स द प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। मतलब ये जो 124A आईपीसी है ना, ये पूरे आईपीसी का सबसे दिस इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है पॉलिटिकल सेक्शन और पॉलिटिकल गोल्स ये करने का। तो मतलब इसका मिसयूज बहुत हो सकता है। बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
इंडिया इन केदारनाथ सिंह 1962 केस में भी बताया था कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस हो रहा है तो सेडिशन है, अगर डिसएग्रीमेंट है, क्रिटिसिज्म है, तो वो सेडिशन नहीं है। इसी बात पे जर्नलिज्म पे भी अभी कुछ ही दिन पहले कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि जर्नलिस्ट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ओपिनियंस अगेंस्ट दे रहा है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग रॉन्ग और दैट लाइक दैट, तो आप उसको सेडिशन नहीं बोल सकते। डिसेंट इज नॉट सेडिशन। एनसीआरबी का डेटा बोलता है 160% जंप हुआ है सेडिशन केस में पिछले कुछ सालों में, पर जब बात आती है कॉन्विक्शन की तो रेट 33.3 से 3.3% हो जाता है। मतलब सेडिशन केसेस लगे बट दे वर लाइक जस्ट लाइक दैट, दे वर नॉट ट्रू, तो तभी कॉन्विक्शन रेट भी कम हो गया। तो द पॉइंट इज इस पूरे प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया गया है। इन दी एंड कुछ निकलेगा नहीं, बट इस पूरे प्रोसेस से जो अंडरगो होगा वो ही पनिशमेंट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी को भी ट्राई किया था 1897 में, उनका पेपर था केसरी मराठी पेपर। न्यू जुडिशियल एक्टिविज्म अभी रिक्वायर्ड है कि हम फेयर और अनफेयर जो चार्जेस आते हैं सेडिशन के, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। प्लस यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है, तो इससे क्या होता है, मिसयूज हो जाता है, तो वर्ड्स में क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। देन दिस इज चिल्ड्रन को कैसे एंगेज रखें। द पिक्चर इज क्लियर, इट इज टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन, ये पूरी बात है, फेक न्यूज़ एंड ऑल। देन दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल, दिस इज जो लुकाशेंको ने प्लेन करके इनको अरेस्ट कराया था, ये एक जर्नलिस्ट थे दिस, यहाँ पे इस पे बात है कि दिस इज अ बिग थिंग, बिकॉज वो जो प्लेन था अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने इस प्लेन को बेलारस में लैंड कराया, जबकि वो प्लेन केवल इसका एयर स्पेस यूज कर रहा था। तो दिस इज अगेन अ सीरियस थिंग। दिस इज अबाउट चिल्ड्रन को कैसे एंगेज रखें। सी, बहुत सारे अभी नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, वो तो उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है अभी तक, उनकी पूरी क्लास ही केवल जूम पे चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है। तो वेयर इज दिस, फ्रेंड्स कहाँ हैं उनके, पीयर लर्निंग कहाँ पर है, और बहुत सारी जो अलाइड चीज़ें हम स्कूल जाने पर ऐसे ग्रुप में सीखते हैं, वो चीज़ें वो सीख नहीं पा रहे हैं, दे आर डिनाइड ऑफ ऑल दोज लर्निंग्स। प्लस पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पहले वो दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई करे, फिर जब फ्री टाइम होता है तो फिर से कंप्यूटर गैजेट्स आ जाते हैं, और इतने गैजेट्स ना, दे गैजेट्स खराब है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा होता है ना, कि दिन भर आप बस लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में ही लगे हुए हो, ये आपको बहुत डैमेज करेगा मेंटली, डैमेज करेगा इमोशनली, साइकोलॉजिकली, बॉडी, एवरीथिंग। आई साइट बहुत ज़्यादा पेन होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दीज थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज। तो इतना ज़्यादा डिजिटल पुश भी नहीं करना है हमें। स्टडीज ने बताया है लिमिटिंग द यूज ऑफ ऑनलाइन टाइम कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। ये भी एक चीज़ आ रहा है, हाइपरटेंशन एंड डिप्रेशन टाइप ऑफ चीज़ें। कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, कंपैरिजन होने लग जाता है, जबकि जो रियल लाइफ है ना वो इंटरनेट जैसी होती ही नहीं है। सो ये चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करना है। जैसे आई कीप ऑन सेइंग, यहाँ पे सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाते हैं वो सब चीज़ करेक्ट होती नहीं है, सो इससे डिमोटिवेशन भी आता है। द पॉइंट इज वी नीड टू एनकरेज चिल्ड्रन टूवर्ड्स पुरस्यू करो कोई हॉबी, इंटरनेट के अलावा और भी कुछ करो, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करो, आउटडोर्स जाओ मास्क वगैरह पहन के, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके। तो इससे ओवरऑल ग्रोथ एंड दिस बॉडी एंड माइंड का डेवलपमेंट होगा, रिफ्रेशमेंट होगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं एंड दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड। ये बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली उनको डैमेज करेगा। जो चिल्ड्रन है ना, उनको चिल्ड्रन ही रहने देना चाहिए, दिस वी शुड एंश्योर, मेक इट श्योर। देन दिस इज डीपनिंग डिस्ट्रेस। अगेन सी, लुक एट द डेटा पॉइंट का डेटा बता रहा है कि बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं, नो एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, कल एक ऑटो का भी देखा था, ऑटो ड्राइवर को अपना ऑटो चेंज करना पड़ गया, मॉडिफाई करके वो कुछ सेल वगैरह कर रहा है, बिकॉज पैसेंजर्स ही नहीं आ रहे, लॉकडाउन लगा हुआ है। सिमिलरली बहुत सारे जो रेडी लगा रहे हैं या फिर शॉपकीपर्स हैं, दे आर एट ग्रेट डिस्ट्रेस बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो देर इज नो एम्प्लॉयमेंट। देन ड्यूज पे नहीं हो रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही है बट खर्चे तो उतने ही बने हुए हैं, तो ड्यूज पे नहीं हो रहे हैं उन्हें। देन सेविंग्स जो हैं वो सारी खर्च हो रही है इलाज में, या फिर अदर टाइप ऑफ जो एग्जीजेंसीज आ गई हैं। सो दिस इज डीपनिंग डिस्ट्रेस। इसीलिए जो हमने कल आर्टिकल देखा था, गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए
और रिलीफ प्रोवाइड करे। यही चीज़ अभी आरबीआई प्रिंटिंग मनी पे भी हम देखेंगे। अफगान वायलेंस हैज़ राइजन, जयशंकर साहब ने कहा। ये तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि अफगानिस्तान में अभी मेहम होगा और उसका रीज़न है यूएसए का विड्रॉवल। ये हिस्ट्री रिपीट होती है। अगर आप जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर पास्ट 10 years और सो, और लास्ट 500 years से एवरी डे, 500 days से एवरी डे आई एम रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, मेकिंग वीडियोज़। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको समझ में आने लग जाती है। न्यूज़ आती है, यू विल गेट टू नो कि अच्छा अब आगे इसका कैसे डेवलपमेंट होगा। चीज़ें इंटरलिंक होने लग जाती है। ऐसे ही प्रिपरेशन में भी ना एक थ्रेशोल्ड आएगा आपका। अभी आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक पढ़ो, सीसेट मैथ्स वगैरह भी करो। ज़्यादा प्रेशराइज नहीं लो खुद को, प्रेशर नहीं लो, चुपचाप आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। एक लेवल आएगा, एक टाइम आएगा, सबके साथ होता है, एक लेवल आएगा, थ्रेशोल्ड आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आप देखना सब चीज़ें आपस में जुड़ने लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें ना ऑब्वियस लगने लग जाती है। ऑब्वियस, जैसे व्हेन आई क्वेश्चन, अगर एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आपको नहीं पता है आंसर, बट आपको लगेगा इसका जवाब तो यही होगा, इट इज़ सो ऑब्वियस। वो जो ऑब्वियस वाली चीज़ होती है ना, वो आती है जब एक थ्रेशोल्ड आप क्रॉस कर लेते हो कि चीज़ें ऐसे ही होगी। आपको पता नहीं है बट स्टिल यू कैन प्रिडिक्ट कि थिंग्स विल गो लाइक दिस। तो जैसे अफगान का वायलेंस है, सी अफगान वायलेंस है, इसमें भी बहुत ट्रबल आएगा अगर वर्ल्ड यहाँ पे रेस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेगा अफगानिस्तान इशू में। ये 4 थिएटर कमांड्स हैं लाइकली दिस ईयर। अब जैसे ये न्यूज़ है ना, हमें पता होना चाहिए थिएटर कमांड की ज़रूरत क्यों है। बहुत ज़्यादा अभी इसमें माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है हर चीज़ बस माइन्यूट डिटेल पता कर लें, डेटा डेटा डेटा। नो, ये डेटा का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। ये कल चेंज हो जाएगा, परसों चेंज हो जाएगा, और रोज आप सेम लेवल पे डेटा कैसे याद रखोगे। हर बारीकियों पे अगर आप इतना टाइम लगाओगे करंट अफेयर्स में, आपके बाकी सब्जेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इसमें भी हमें ग्रेजुअल चलना चाहिए। जैसे हमारी अप्रोच होती है ना, 4 थिएटर कमांड्स लाइकली दिस ईयर। अभी ये आए तो है नहीं, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा R&D नहीं करना है। हमें बस पता होना चाहिए थिएटर कमांड्स क्यों ज़रूरी है। थिएटर कमांड्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इंटीग्रेशन कराना चाहिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फोर्सेस का। लॉजिस्टिक्स वेस्ट नहीं हो, स्विफ्ट हो हमारा दिस रेस्पॉन्स। हम जैसे सिलोज नहीं हो। जैसे कारगिल कमेटी ने क्या बोला, आर्मी को रिक्वायरमेंट चाहिए, एयरफोर्स तुरंत वहां पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, तो वी नीड टू हैव दिस थिएटर कमांड। अब चाइना का भी राइज हो रहा है, तो वी नीड टू बी मोर केयरफुल। इंटर सर्विस कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, और मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है आर्म्ड फोर्सेज में। आर्म्ड फोर्सेज है ना, ये पहले वाली आर्म्ड फोर्सेज नहीं है जो आप मूवीज में देखते हो ना कि 62 वॉर में क्या हुआ, बॉर्डर में क्या हुआ, या इवन कारगिल की वॉर भी आप देखो। अभी वॉरफेयर बहुत चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं है, 20 साल पहले की कहानी है वो। सो वी नीड टू अपडेट मॉडर्नाइज करें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, और उसके लिए जरूरी है दिस थिएटर कमांड्स टाइप ऑफ थिंग। तभी तो हम CDS भी लाए, पहले CDS की पोस्ट नहीं थी, अभी CDS भी आ गया है। तो स्विफ्ट एंड टेक्नोलॉजी न्यू एज वॉरफेयर इज रिक्वायर्ड। देन वर्ड्स फर्स्ट GM रबर सैपलिंग प्लांटेड इन असम। और पता है डिसिप्लिन में बहुत पावर होती है, रेगुलरिटी में बहुत पावर होती है। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज ट्राई, मेनी टाइम्स आई डोंट फील लाइक टू मेक वीडियो, बट आई ट्राई कि ये डिसिप्लिन बना रहे। सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग, ये कंप्लीटली एक रूटीन नहीं टूटे हमारा। रोज अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, वो एनी डे बेटर है बजाय बिंज स्टडिंग की आप आखिरी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो। ये एग्जाम्स ऐसे ही डिजाइन होता है। कई बार आप पेपर पढ़ना, आपको ये रियलाइज होगा कि पिछले 1 महीने में जो पढ़ा ना वो कुछ भी नहीं आया। इस पेपर को अगर आप 2 महीने पहले भी लिखते ना तब भी वैसे ही परफॉर्म करते। ये होता है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। सो दैट इज वाई रोज कुछ कुछ पढ़ो, ग्रेजुअल अपना इंप्रूवमेंट करो, यू विल वेरी इजीली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। वर्ड्स फर्स्ट GM रबर सैपलिंग प्लांटेड इन असम। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कल आपने वो सवाल किया, होमवर्क रोज करना जरूरी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो PDF देखा आपने? आई फॉरगॉट टू शेयर, मैं करता हूँ अभी। NCERT का था, यू नो द सोर्स ncert.nic.in। सो यहाँ पर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फिर आ गया है। ये रबर है, रबर की एक कॉपी है, मैंगनीज इसमें कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड दिस डिसम्यूटेज है। ये एक सब्सटेंस है, इसमें इंसर्ट किया है प्लांट में, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। तो इससे क्या होगा, जो कोल्ड कंडीशंस होती है विंटर में, जिसके कारण ग्रोथ नहीं हो पाती है दिस रबर की असम में, बिकॉज रबर तो इक्वेटोरियल फ्रूट है,
इक्वेटोरियल प्लांट है, तो असम में ग्रोथ अब हो पाएगी बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मैंगनीज कुछ डाला है यहाँ पे। तो रबर बोर्ड के चेयरमैन KN राघवन साहब ये प्लांट कर रहे हैं GM दिस गुवाहाटी में। प्लांट जो है ये डेवलप किया है केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिकॉज रबर ट्रेडिशनली इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो केरला बिकॉज इक्वेटर के पास में, कोऑर्डिनेट्स अब आपको पता है ना 8 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, तो केरला में इसका इंस्टीट्यूट है। अब ये इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके नॉर्थ ईस्ट असम में भी उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट है, हाउस पैनल है फॉर स्टडी ऑन माल न्यूट्रिशन। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा थ्रेट है, कॉज ऑफ कंसर्न है कि माल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है। बच्चा हेल्दी होगा ही नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी डेवलप नहीं हो पाएगी। सो डेटा नीडेड टू असेस इम्पैक्ट कोविड-19 ऑन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग लेवल, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग। और इसके लिए काफ़ी अच्छा टूल है हमारे पास, आंगनवाड़ी। तो फिर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, कुछ ही दिन पहले आपने इस पे होमवर्क किया है, नोट प्रिपेयर किया है। सी चीज़ें ऐसे इंटरकनेक्ट होने लग जाती है थोड़े टाइम बाद। तो ये जो कमेटी है वो स्टडी कर रही है आंगनवाड़ी के रोल को और रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। क्लास 12 फिजिकल एग्जाम एंड दिस इज अबाउट 50 लाख जैब मिले, वैक्सीनेशन नंबर डेल्टा प्लस वेरिएंट है, NHRC। कोविड में भी बहुत ज़्यादा हमें PhD नहीं करनी है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, देन दिस इज अबाउट प्रेस मस्ट नॉट सबवर्ट गवर्नमेंट। ये बोला है हांगकांग की लीडर ने, प्रेस मस्ट नॉट सबवर्ट गवर्नमेंट। हांगकांग में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, चाइना बहुत ज़्यादा हांगकांग की डेमोक्रेसी को कर्ब करने की कोशिश करता है। देन US shares plan to allocate 55 million वैक्सीन डोजेज ग्लोबली। एक्सेलेंट, इतने US ने प्रॉमिस किया है और ये आएगा कोवैक्स अलायंस से। व्हाट इज कोवैक्स अलायंस? ये ग्लोबल एक्सेस, कोवैक्स है वैक्सीनेशन का ग्लोबल एक्सेस देना है। बिकॉज जैसे अफ्रीका का कोई कंट्री है, साउथ एशिया में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, उनके पास इतना फैसिलिटी है नहीं वैक्सीनेशन बनाने का, वैक्सीनेशन प्रोक्योर करने का। तो ये वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अलायंस के थ्रू उनको वैक्सीनेशन डिलीवरी करें। वाई इज चाइना टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी? चाइना को क्रिप्टो करेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को डिसेंट्रलाइजेशन पसंद नहीं है, चाइना को रेगुलेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाइना क्या करेगा, क्रिप्टो करेंसीज जो अभी की चल रही है ना उसको हटाना चाहता है और उसके बाद वो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाएगा। तो चाइना इज नॉट अगेंस्ट डिजिटल करेंसी, चाइना इज अगेंस्ट दोज डिजिटल करेंसीज जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो चाइना इज टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी। बीजिंग मॉनेटरी होल्ड अपना स्ट्रेंथन करना चाहता है, प्रोजेक्ट करना चाहता है न्यू ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। अब सी चाइना का जो बड़ा गेम प्लान है ना वो ये है कि अभी जो वर्ल्ड है ना वो डॉलर डोमिनेटेड है। डॉलर मतलब ट्रेडिशनल करेंसी जो डॉलर की होती है, अब US डॉलर। अब चाइना क्या चाहता है कि डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव मिले। तो पहले चाइना ने अपनी रेनएनबी करेंसी को भी प्रमोट करने की कोशिश किया, बट वो इतना सक्सेस होना नहीं है। अब जो डिजिटल है ना, डिजिटल इज अ ग्रीन फील्ड। अभी US ने भी डिजिटल में डिजिटल करेंसी का कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे फील्ड ओपन है। तो चाइना अभी यहाँ फोकस कर रहा है डिजिटल करेंसी में। तो चाइना इज नॉट अगेंस्ट डिजिटल करेंसी, चाइना जस्ट वांट टू मेक इट्स ओन डिजिटल करेंसी एंड दिस स्ट्रेंथन करना चाहता है, यहाँ पे मोनोपोली करेगा आगे चल के। देन दिस इज क्रिप्टो करेंसी। देन टाइम रिफॉर्म्स, दिस इंसेंटिव्स ज़रूरी हैं। और ये रीस्टार्ट हुआ है जेट इंटरनेशनल टी डेटा ऑक्शन सेट्स प्राइस रिकॉर्ड, टी इज लाइफ। देन दिस इज कैंट सप्लाई डिमांड सर्च बूस्ट जिंजर प्राइस, जिंजर टी इज अगेन ऑसम। देन दिस इज स्पोर्ट्स, आज 6th डे है, लेट अस सी इंडिया एंड न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट सीरीज, जोकोविक। अभी फिर देखते हैं विंबलडन में ये क्या करता है। देन दिस इज द हिंदू, अभी ये इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस में दिस मीटिंग हो रही है जम्मू एंड कश्मीर और दिस इज लक्षद्वीप, ये बैक टू वर्क है। मॉस्किटो सीजन फिर से आ रहा है, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी हमने देखा था, फेल्सीपैरम। मॉस्किटो जो है मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप करे, स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्टॉप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है स्टैगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, पानी रुका हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए, स्टैगनेंट वाटर स्टिंक्स। ये एक मंकी है और ये मंकी को मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करना था। देन कोवैक्सिन फेज 3, सी दिस इज वाई आई वाज सेइंग, मैं हमेशा यही आपको समझाता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना जल्दबाजी में ओपिनियन नहीं बनाओ,
अभी आपको पता नहीं है, यू आर आप अनइंटेंशनली यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस बिगर जो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज होती है। सो डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। अभी जैसे इसका फेज 3 का डेटा आ गया, 77.8% है इसकी एफिकेसी। एक्सीलेंट। ये जो कोवैक्सिन है ना, पहले दिन से इसको देख रहे हैं, इतनी सारी रूमर मॉन्गरिंग हुई, थ्योरीज आई, तो इन सब पे नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन इज गुड। कोवैक्सिन फेज 3। और ये इंडियन वैक्सीनेशन है, कितना हमने अच्छा काम किया है, दिस इज गुड। वैक्सीनेशन सारी अच्छी है, कोविशील्ड भी बहुत अच्छी है। देन रीथिंक द पॉलिसी, और ओनली दिस इज लेजी योगा, और ये है फार्मर्स सो फार, द डिवाइडेड रिफॉर्मिस्ट, अब ईरान के न्यू प्रेसिडेंट। अब फिर से अगेन आर्टिकल्स क्या आ रहे हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है ईरान की फॉरेन पॉलिसी में, बिकॉज ऐसे ही होता है, लीडर्स चुनाव के पहले अलग होते हैं, बट एक बार जब वो उस पद पे बैठ जाते हैं ना, तो दे हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट। उस पद का गरिमा मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, चाहे वो बाइडन, ट्रंप से बाइडन हुए, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। लूजिंग द सॉफ्ट टच। अब ये बात है सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर क्या होती है? परजुएसिव होती है, कि आप में चार्म है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे इंडिया है, लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि योगा है, पीसफुल कंट्री है। इंडिया इज दी कंट्री जिसने कभी किसी दूसरी कंट्री पे इन्वेड नहीं किया, स्टेबल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कंटिन्यूअस हमारी सिविलाइजेशन रही है फॉर ईयर्स, दिस सेंचुरीज कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन रही है। तो इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, तो हमें इसको सॉफ्ट पावर जो है उसको अपने फेवर में यूज करना चाहिए। बट हम चाइना से थोड़ा पीछे हो रहे हैं। चाइना काफी अच्छा दिस मैनिपुलेशन भी कर रहा है, सॉफ्ट पावर को प्रमोट भी कर रहा है, तो वी नीड टू लर्न लेसन्स। दिस इज वैक्सीन प्लान, वल्नरेबल्स को पहले दें, ये वर्ड न्यूज है। और क्रिटिसाइजिंग पोल, ईरान अक्यूजेस यूएस ऑफ मेडलिंग इलेक्शन में, ये है टू प्रिंट कैश और नॉट टू। अभी कॉन्फेडरेशन ने बोला, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने, कि सरकार आरबीआई पैसे छापना चालू कर दे, बिकॉज बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा फिस्कल बूस्ट की ज़रूरत है। सीआईआई ने बोला मनी जो हो वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दो पुअर को, लोगों को अकाउंट में उनके पैसे पहुंचाओ। अलोकेशन ज़्यादा करो रूरल जॉब में, एमजी नरेगा में, जीएसटी को कट करो, 2 साल का एक्सटेंड करो, आत्म भारत रोजगार योजना दो, एम्प्लॉयमेंट दो, सब्सिडीज बढ़ाओ। द होल आइडिया इज, इतने सारे जो फिजिकल दिस डोल्स मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उस पैसे को खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड आएगी, बिकॉज कंपनीज ने प्रोडक्ट्स तो बना लिए, वो बिक ही नहीं रहे। ऑटोमोबाइल्स में ट्रैक्टर, टू व्हीलर्स वगैरह की सेल ही नहीं हो रही है। तो वी नीड टू राइज डिमांड, और उसके लिए लोगों के हाथ में पैसा देना जरूरी है। अब पैसा कहाँ से आएगा? प्रिंट करो मनी। ऑल्दो प्रिंटिंग मनी इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बिकॉज जब हम ऐसे ही पैसे प्रिंट करती है आरबीआई, तो उससे इन्फ्लेशन का थ्रेट है, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4 ± 2 के काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो नॉट एडवाइजेबल। कुछ चीज़ें और यहाँ पे दी हुई है जो हमारे काम की है। सीआईआई तो ये अर्ज कर रही है गवर्नमेंट से, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है, ये सब रेगुलर टॉक्स है। ये 4 पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। अगर हमको आरबीआई को पैसे नहीं प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज प्रिंटिंग मनी हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हम करें, कंप्रेस करें पे रेशियो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हम देखते हैं जो सीईओज वगैरह हैं, इनकी सैलरी मतलब करोड़ों में रहती है, और एक जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसकी सैलरी हज़ारों में भी काफ़ी कम है। तो क्यों ना हम पैरिटी करें, इनकी इनकी सैलरी कट करें, कंप्रेस करें पे रेशियो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बिकॉज एक 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 एम्प्लॉय है 1 करोड़ का, उसके बजाय हम कितने सारे 100 एम्प्लॉयज रख सकते हैं दिस कम सैलरी में, 10-10 लाख में 10 एम्प्लॉय आ जाएंगे। सो कंप्रेस करें पे रेशियो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्क्यूड। वेल्थ टैक्स जो है उसमें पैरिटी लाए। अगेन जो सुपर रिच हैं उनसे हम थोड़ा वेल्थ टैक्स ले सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स ले, मतलब अपने पूर्वजों वगैरह से जो फैमिली दिस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ट्रांसफर हुआ है, तो वो इनहेरिटेंस है, उस पर काफ़ी कम टैक्स लग रहा है अभी, उसको टैक्स लगाए, उससे भी एक काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा। फ्रंट लोडिंग करें कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा है हमने, सरकार अगर 1,000 रुपये खर्च करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और वो 10,000 बन जाता है। सो फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ज़रूरी, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, नए जॉब्स होंगे, प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन आर्ग्यूमेंट, जो सेंट्रल विस्टा का जो प्लान था इसको स्टॉप नहीं किया, दिस इज गुड।
बिकॉज सेंट्रल विस्टा स्टॉप होता तो इतने सारे लोग जो वर्कर्स हैं एंड दिस उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाता। इकोनॉमी में दीज थिंग्स ऑल्सो नेसेसरी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे नए जॉब्स आते हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स बनते हैं, तो ये भी करना चाहिए टू प्रिंट कैश और नॉट टू। देन जजेस रेस्क्यू कैसे करते हैं फ्रॉम केसेस एंड वाई। कुछ ही दिन पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा। अब जज साहब हैं, जज साहब को एक केस सुनना है और केस सुनने में एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए के जो शेयर्स हैं वो जज साहब ने भी खरीद रखे हैं, तो क्या जज साहब इसमें फेयर डिसीजन ले पाएंगे? उनको तो लगेगा ना कंपनी ए में मेरे शेयर्स लगे हुए हैं तो ये कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे लिए फ़ायदा है, तो वो इम्पार्शली वहाँ पे अपना डिसीजन नहीं दे पाएंगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो दैट इज़ वाई कुछ केसेस में जो जजेस होते हैं वो खुद को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो बोलते हैं बिकॉज इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं अनबायस्ड होकर डिसीजन नहीं दे पाऊंगा, कहीं ना कहीं सवाल उठ सकते हैं मेरी इस सिंसियरिटी पे, मेरी ऑनेस्टी पे। तो दैट इज़ वाई वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो उस केस से खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी सिविल सर्विसेज में भी कई बार आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एक आई वॉज रीडिंग वन स्टोरी कि एक सीनियर ऑफिसर है, उनको सोशल मीडिया में ऐसे कुछ गाइडलाइंस बतानी थी और सोशल मीडिया में उनको दिस कुछ एग्जांपल्स देने थे कि इसका मिसयूज़ नहीं करो, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा इल इन्फॉर्म न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्म नहीं होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो उन्होंने आर्टिकल में लिखा बिफोर वर्किंग ऑन दिस, पहले मैंने अपने खुद का सोशल मीडिया अकाउंट क्लीन किया, फेसबुक ट्विटर वगैरह सब जगह से जो भी मुझे कंट्रोवर्शियल, जिसमें मैं अनकॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली या फिर जानबूझ के नहीं किया है उन्होंने, तो ऐसी कोई पोस्ट थी उन सबको मैंने एलिमिनेट किया। तो दिस इज द थिंग, आपको पहले दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। हाउ जजेस रेस्क्यू फ्रॉम केसेस, बिकॉज वो डिसीजन देते तो उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, तो द पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रेस्क्यू किया या जजेस ने। देन पुश फॉर डोमेस्टिक गुड्स प्राइवेसी, व्हाट चेंजेस फॉर ऑनलाइन शॉपर्स, कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर फ्लैग कंसर्न इन्फोसिस टू रिजॉल्व की इश्यूज, क्वालिटी फोकस एड दिस कंपनीज डेयरी सेक्टर में भी। अब हम देखते हैं, ये है दिस रैंकिंग हमने आर्मी की देख लिया, एयरफोर्स का देख लिया, अभी नेवी का देखते हैं, फिर बाद में अपन सिविल सर्विसेज का भी देखेंगे। तो एनलिस्टेड जो होते हैं, यहाँ शुरुआत हुआ, ये ऑफिसर रैंक है और ये है दिस नॉन कमीशन ऑफिसर्स, उससे पहले है एनलिस्टेड केवल है। तो पहले जो होता है जिसको ऐसा कुछ इंसिग्निया क्या होता है कि ये एक मतलब सिंबल बना हुआ है उस फोर्स का, तो ऑर्डिनरी सीमैन है, लीडिंग सीमैन है, पैटी ऑफिसर, चीफ पैटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ ऑफिसर सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास, ये हो जाते हैं सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर्स तक। इसके बाद जो रैंकिंग स्टार्ट होती है वो होती है ऑफिसर की। तो पहले आप जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो केरला में, ऑफिसर कैडेट हुए आप, ऑफिसर कैडेट के बाद आप बनते हो जूनियर ऑफिसर, तो जूनियर ऑफिसर की ऐसे रैंकिंग बढ़ेगी, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर। इसके बाद आप जनरल फ्लैग ऑफिसर बन जाते हैं, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और फिर एडमिरल, एंड दिस इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये एक ऑनररी वॉर टाइम रैंक है। ये जो एडमिरल होता है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऐसे भी हेल्ड हो सकता है, दिस इज एडमिरल। तो ये इस टाइप की रैंकिंग याद रखनी है, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, इस तरीके से एडमिरल। ओके, सो दिस इज नेवी। अब अपन सिविल सर्विसेज में देखेंगे कि कलेक्टर वगैरह तो नाम है, पोस्ट का नाम है, बट इनकी रैंकिंग कैसे होती है, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ऐसे ऊपर कैसे आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दीज आर रैंकिंग। अब ये सी सेट है, रेक्टेंगुलर पार्क है, बड़ा इजी था, लेंथ 9 है, ब्रेथ 5 है, तो L+2B इतना हो गया, तो इससे B आ जाएगा, L×B से एरिया आ जाता है, तो वो 126 हो गया। ये सवाल में दिक्कत क्यों आया, बिकॉज ऑप्शन गलत था, E 60 मीटर इसका आंसर आ रहा है। हमने अगर इसकी चौड़ाई x लिया तो लंबाई हो गई x+20, पैरामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ दिस L+B, तो ट्वाइस ऑफ x एंड x+20, 4x+40। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है इतना और टोटल इतने पैसे लगे, तो कितना मीटर कॉस्ट फेंसिंग हुआ टोटल 5300 अपॉन 26.5, मतलब 200 मीटर पैरीमीटर था, 200 मीटर की फेंसिंग हुई। तो 200 मीटर पैरीमीटर था, वो है 4x+40, तो x हो गया 40, तो लेंथ हो गया 60 मीटर। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फेंसिंग L+2B है, तो इससे 88 फीट यहाँ पे लेंथ ऑफ फेंसिंग आ गई।
है ना। इसका मैं फॉर्मूले भी दे रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से कि इसको हम ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे। अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा और टाइम चाहिए, इसको इसको भी हम कवर करेंगे। ओके, बट फॉर नाउ ये जो सवाल है ना, इनको भी आप थोड़ा थोड़ा सा भी एफर्ट डालो, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ओके, जैसे ये सवाल देखिए, रमेश बॉट अ चेयर 1540 में और उसको बेच दिया। रमेश अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या है चेयर की, बताइए। सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब भी परसेंटेज निकालना होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आता है। ओके, शॉपकीपर ने परचेस किया टेबल, सेल किया 4200 में, लॉस हुआ 20% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। अभी जो लॉस हुआ है ना, ये सीपी पे निकला है। तो आप बताओ इसका क्या आंसर होगा। सुरेश ने बॉट किया सेलफोन शॉप से, सेल कर दिया 8400 में महेश को, प्रॉफिट कमाया 12%। तो प्राइस क्या है जिसमें सुरेश बॉट द सेलफोन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से तो हो गया लॉस। ओके, सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, और सी सेट से आप पेपर 2 से ज़्यादा घबराओ मत, बड़ा आसान सा रहता है। अगर सिंसियरली आप 2 घंटे बहुत ईमानदारी से पेपर सॉल्व करते हो ना, कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। और मीन वाइल आप अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो मैं हमेशा इतना फोकस करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, पढ़ने की हैबिट डालिए, रीडिंग की हैबिट डालिए, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स डेवलप करिए, ये भी बहुत हेल्प करेगा पैसेजेस में। देन दिस इज कैश, चाइना, जजेस, डेल्टा, और ये हो गया जीएम रबर, दिस इज थिएटर, और ये काउंटरिंग लीगल पॉलिसी, ये तैयार करना है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का आज सारा ज्योग्राफी पढ़ डालो आप, फ्लोरा फोना एटसेट्रा। ओके, so this is 23rd of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.